बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है और इस ख़राब तर सूरत हाल में बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि कुछ हमारी हेल्थ से रिलेटेड हैं, कुछ हमारे फाइनेंस से रिलेटेड हैं, जिनको देखते हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और पाकिस्तान छोड़कर बाहर के ममालिक का रुख कर रहे हैं। और उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ख़ासकर डॉक्टर्स हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो जब लोग यहाँ से छोड़कर बाहर जा रहे हैं तो उसी तनाज़र में आज स्टूडियो में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बाहर से मुख्तलिफ ममालिक से होकर मुख्तलिफ डिग्रीज़ लेकर यहाँ पर वापस पाकिस्तान आए। मेरी मुराद आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं FCPCS में, और उसके अलावा UK से इन्होंने MRC साइकिक भी किया हुआ है और उसके अलावा मुतअद्दिद डिग्रियाँ और भी हैं इनके पास। और ये इस बेयकीनी की सूरत हाल में हमारे मुल्क में इन जुड़वा शहरों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर, मोस्ट वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया है। यकीनन एक ऐसे शख्स का जो कि जब लोग सारे बाहर जा रहे हैं और ये बाहर से आए पाकिस्तान और फिर वो हमें टाइम दे, हमारे लिए भी एक ऑनर की बात है। और ऐसे शख्स का टाइम आप सब के लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीनन जो आज की डिस्कशन है हमारी इनसे होगी मेंटल हेल्थ पे होगी, और उसके अलावा जो ख़ासकर प्रॉब्लम्स हम, क्योंकि यंगस्टर्स जो लोग हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा बेयकीनी की सूरत हाल में, तो उनके हवाले से डिस्कशन होगी। और जो साइकियाट्रिक मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे अंदर पैदा हो चुकी हैं इस सूरत हाल में, उन पर बात होगी। तो आपने लाजमी जो है इसको मुकम्मल गौर से और इंतहाई आपने इसको फोकस करके सुनना है, ताकि अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपको बाहर जाकर जिनकी बहुत अच्छी खासी फ़ी भी पे करना पड़ती है, तो वो शायद आपको यहाँ से उसका हल मिल जाए। चूँकि हम जो प्रॉब्लम्स बात करेंगे, हम साथ में उनके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। तो सर, सबसे जो पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि सर, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, तो अगर हम इसको साइकियाट्रिक वे में देखें तो क्यों लोग बाहर जा रहे हैं? देखिए, आपने जिस तरह ख़ुद कहा कि अनसर्टनिटी की सूरत हाल है, लोगों को कल का पता नहीं है। ठीक है, आपने बात शायद की कि लोग गवर्नमेंट के ख़र्चे पे पढ़ रहे हैं और फिर मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ जॉब्स कितनी हैं? आपके पास ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो बाहर जा रहे हैं, अगर ये यहाँ रुक जाएं तो इनका आप क्या करेंगे? इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है, पेइंग कैपेसिटी आपके लोगों की ख़त्म हो रही है। गवर्नमेंट में शायद पिछले 3-4 साल से हेल्थ सेक्टर्स में परमानेंट जॉब्स बंद हैं, तो फिर लोग तो बाहर जाएंगे। तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एक ओवरऑल जो वेल बीइंग है अपने माशरे में। देखिए, माइग्रेशन एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। मैं अभी ईरान गया तो वहाँ भी जो हिजरत का लफ्ज़ है ना, तो उसको फ़ारसी ज़ुबान में भी हिजरत कहते हैं। तो वहाँ मेरी टूर गाइड थी, उसको मैंने कहा यार ये लफ्ज़ इतना तकलीफ़ दे है कि इसके लिए फ़ारसी और उर्दू में उन्होंने 2 लफ्ज़ नहीं बनाए। इसकी तकलीफ़ इतनी है कि एक ही लफ्ज़ है। तो हिजरत आसान नहीं है, बिल्कुल, बहुत मुश्किल। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। तो और मजबूर हो गए ना लोग। हिजरत तभी की जाती है जब आप एक जगह पे अपना फ्यूचर जो है वो अनसिक्योर महसूस करवा आप दूसरी जगह, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें बाहर जाना ही बेहतर है। नहीं, ये खैर अब आपने मेरे जवाब को एक और रंग दे दिया है। देखिए, बाहर जाना क्यों बेहतर है? आप यहाँ जो अरबाब इख्तियार हैं वो लोग, और फिर वो जो फराज का शेर है, शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, तो अपने अपने हिस्से की शम्मा हम जलाएं। और अरबाब इख्तियार देखें, अभी भी मैं आज अपने क्लिनिक से निकला हूँ, यहाँ तक आया हूँ, मुझे कोई मेरा ख्याल है आधा घंटा लगा है। गाड़ियाँ भी चल रही हैं पेट्रोल के इस रेट के बावजूद, दुकानें भी खुली हुई हैं, लोग स्कूल भी जा रहे हैं, एक निज़ाम चल रहा है ना। इस सब के बावजूद एक निज़ाम चल रहा है। तो सिर्फ अगर हम लोग थोड़ी सी डायरेक्शन सीधी कर लें तो ये निज़ाम कितने को अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बात की कि अभी आप यहाँ पे आए तो उसमें जो पेट्रोलियम की आपने खासकर बात की, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। अच्छा, अगर हम देखें कि एक आम शख्स पर असर तो पड़ता है, उसके फाइनेंशियल हालात पर असर पड़ता है जब पेट्रोल या ऐसी इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होता है, तो उसके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है और उसको साइकियाट्रिक अगर प्रॉब्लम्स की हम बात करें तो उसको क्या क्या पेश आती हैं जब वो ऐसे हालात हैं? देखिए, मेंटल हेल्थ के कुछ डिटर्मिनेंट्स आपके अंदर होते हैं। बहुत सारी जहनी नफ्सियाती बीमारियां, जीनियाती, उनमें अमल दखल होता है कि आप वो बीमार होने का बीज लेके पैदा होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपकी सराउंडिंग में होती हैं। जिस तरह अगर आपको खाना अच्छा नहीं मिल रहा, आपकी रिहाइश अच्छी नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, आपकी जॉब ठीक नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत गैप है। आप पढ़े लिखे सोचा था आपने कि ये होगा,
रहे आप यहाँ पे, यहाँ तो ये गैप बेचैनी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, परेशानी है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि ये आप सोसाइटी में जो ये गैप्स हैं, जब ये गैप फिल नहीं होंगे तो ये गैप फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से फिल होंगे, ड्रग एडिक्शन से फिल होंगे। आजकल आप अखबार में पढ़ते हैं रोज़ सुसाइड्स का आ रहा होता है। हाँ, सुसाइड होते हैं, कभी किसी ने किसी को मार दिया। और अच्छा, इस वजह से हम ये भी देखते हैं ना कि जैसा कि हम देखते हैं बहुत सारे जो खुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं, उसके अलावा लोग एक दूसरे को भी मारने पे आए हुए हैं। यानी कि अब चोरियां हम देखें तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हर शख्स की भूख जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे डिस्कशन ख़ासकर जो है वो मेंटल हेल्थ पे भी करेंगे, और लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें, चूँकि अडल्ट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे पहले हम मैं आपसे अगर पूछूं कि सर बच्चों के हवाले से अगर आप बताएं कि जैसे कि आपने कहा ना, कुछ बीमारियां हम लेके पैदा होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर कोई भी शख्स है, कोई भी बच्चा है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि साइकियाट्रिक से रिलेटेड हैं, तो उनको कैसे वालिदैन को चाहिए कि डायग्नोस करें और कैसे उनका जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो निकालें? जी बिल्कुल, अभी ये रिसर्च ने साबित किया है कि जो एडल्ट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो बड़े होकर मसाइल होते हैं, उनमें से 50% से 75% बचपन में शुरू हो जाते हैं। वो बचपन से सफ़र करते हुए तो अगर आप बचपन में, एडोलेसेंस में, नौजवानी में इंटरवीन करें, चीज़ों को जल्दी पकड़ें, तो शायद बड़े होकर मसाइल कम हो। फिर कुछ मसाइल हैं जो बच्चों में बड़े स्पेसिफिक हैं, जिस तरह ऑटिज़म का मसला है, हाइपर एक्टिविटी ADHD की बीमारी है, उसका मसला है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। इनमें होता क्या है, मैं आपको ज़रा हल्का फुल्का बता देता हूँ। स्पीच के मसले हैं, स्पीच डिले हो गई है, आई कांटेक्ट का मसला है, इमोशनल वार्मथ का मसला है, बच्चे वैसे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। कई दफ़ा वो बच्चे ज़हनी माजूर नहीं होते, ज़हनी कमज़ोर नहीं होते, वो सिर्फ थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और जब मतलब डिफरेंट, उनको कैसे कहा जाए? डिफरेंट ये जिस तरह मैं अक्सर पेरेंट्स को बताता हूँ कि जी हो सकता है आपका बच्चा मैट्रिक ना कर सके, लेकिन आपका बच्चा बहुत अच्छा कुक बन जाए, बहुत अच्छा पेंटर बन जाए, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन जाए। समझ रहे मेरी बात? तो उनमें फिर इमोशनल वार्मथ कि अगर आप 9 बच्चे हैं, वो वालिदैन आएंगे तो वो हग करेंगे, हो सकता है वो हग ना करें। तो मतलब मेरा बताने का मकसद ये है कि वो अब नॉर्मल नहीं होते, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और अगर उनको हम टाइम पे पेरेंट्स देख लें कि यार इसकी स्पीच में थोड़ा सा मसला है, इसके आई कांटेक्ट में थोड़ा सा मसला है, ये एक ही काम बार बार कर रहा है, तो फिर हम उनके, जिस तरह अभी मैं एक इदारा रन कर रहा हूँ जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, मैंने उसमें एक स्पेशल हैप्पी वैली फॉर किड्स बनाई है, जिसमें हमारा मोटो ही ये है कि वी वर्क ऑन एबिलिटी एंड मिनिमाइज डिसेबिलिटी। हम डिसेबिलिटी को बार बार डिस्कस करते हैं कि यार ये बोल ठीक नहीं सकता, ये लिख ठीक नहीं सकता, ये आई कांटेक्ट ठीक नहीं कर सकता, लेकिन उसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ भी हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि एक शख्स नॉर्मल होता है और एक एबनॉर्मल होता है, इन दोनों को हम कैसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एबनॉर्मल नहीं होते लेकिन उनको कंसीडर इस तरह से किया जाता है, तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें? मैं तो नॉर्मल एबनॉर्मल की क्लासिफिकेशन पे मानता ही नहीं हूँ, तो मैं तो नॉर्मल को भी सो कॉल्ड नॉर्मल कहता हूँ। आप जिसको नॉर्मल कहते हैं 15 मिनट मेरे साथ बिठाएं तो मैं उसको भी एबनॉर्मल प्रूव कर दूंगा। मुझे गवर्नमेंट ने इस बात का लाइसेंस दिया हुआ है। और मैं तो अक्सर पेशेंट आते हैं, कहते हैं जी हम ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा जी ठीक क्या होता है? ठीक तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक तो वो भी नहीं है जो खुद को ठीक कहते हैं। हम आपके कुछ मसाइल हैं, मिल के मेहनत करेंगे तो बेहतरी आएगी। ठीक क्या होता है? ठीक है। तो इसी तरह एक हमारे बड़े मशहूर साइकाइट्रिस्ट हैं पुराने, उनका कॉल है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, एंड दैट्स परफेक्टली ओके। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने आप को बिल्कुल ठीक कहते हैं तो भी गलत है, अगर हम क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है खुदा की ज़ात के अलावा, ठीक है। तो अगर हम यानी कि नॉर्मल और एबनॉर्मल की डेफिनेशन में जाएं तो आपके लिहाज से जो नॉर्मल है वो भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन ये इस पे जाएं ना, आप ये देखें कि आपके कुछ रवैये अगर आपको या आपके इर्द गिर्द लोगों को तंग कर रहे हैं, इसका मतलब है हमने उनको चेंज करना है, उन पे काम करना है। अगर आप इतने उदास हैं, इतने परेशान हैं कि आपका काम रुका हुआ है, आपकी वजह से घर वाले परेशान हैं, दफ्तर वाले परेशान हैं, लोगों के काम रुके हुए हैं, इसका मतलब है आपको हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत शाय होते हैं, जो बोलते नहीं हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? क्या ये कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम होता है? जी बिल्कुल। देखिए, फिर मैंने कहा मेरे पास जब पेशेंट आता है ना, तो मैं उससे कहता हूँ, मुझसे पूछते हैं जी मुझे क्या बीमारी है, मुझे डिप्रेशन है, एनजाइटी है, सोशल फोबिया है, मुझे क्या है? मैं उससे कहता हूँ यार मैं लेबल नहीं लगाता कि ये डिप्रेशन का खाना है, मैं आपको इसमें फ़िट कर दूँ, ये एनजाइटी का खाना है। आपको कुछ मसाइल आ रहे हैं, कुछ दवाई से, कुछ आपकी सोच और बिहेवियर पे काम करके, कुछ आपके माहौल पे काम करके।
चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो जो आपने अलामात बताई, ये अलामात कई बीमारियों में हो सकती हैं। ये अलामात सोशल फोबिया में भी हो सकती हैं, ये अलामात स्किज़ोफ्रीनिया में भी हो सकती हैं, ये अलामात डिपेंडेंट पर्सनालिटी में भी हो सकती हैं कि शुरू से आपकी ग्रोथ ही ऐसी हुई है कि आप डिपेंडेंट हैं, आपने कोई डिसीजन खुद नहीं लेना, हर वक्त शाय रहना है, दोस्तों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना। तो और फिर ये किसी हद तक नॉर्मल भी हो सकता है। हर बंदा इक्वली कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता कि आपकी तरह एंकर पर्सन बन जाए, ठीक है। कुछ बेचारे वो भी होते हैं जो थोड़े से शाय होते हैं, उनके लिए बहुत से ऐसे काम हैं जो बिहाइंड द कैमरा हो सकता है। आपका कैमरा मैन आपको रोज़ रिकॉर्ड करता हो, लेकिन वो 1 मिनट के लिए भी कैमरे के आगे आने का हौसला न रखता हो, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें वो एबनॉर्मल या बीमारी के ज़मरे में नहीं आती, वो एक नॉर्मल भी चल रही होती हैं, अगर उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब ना हो। अगर आपको लगता है कि एक बंदा इतना शाय है, इतना लो है कि उसके काम रुके हुए हैं, फिर वो बीमारी की तरफ जा रहा है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर्स जो है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ में। ठीक है। अच्छा, अगर हम जो यंगस्टर्स हैं, जो लोग नए नए जवान होते हैं, यानी कि जिनकी उम्र हम कह लें कि 14-15 साल से लेकर 20-25 साल तक जाती है, तो उनमें आपको क्या लगता है कि जो कॉमन साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? ये आपने मेरे बड़ा दिल के करीब सवाल किया है, चूँकि मैं ये पॉपुलेशन ज़्यादा देखता हूँ, मैं कुछ थेरेपीज़ में ट्रेंड हूँ जो इन लोगों को इमोशन फोकस थेरेपीज़ हैं मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरा सारा दिन गुजरता है, बल्कि मैं आजकल सोच रहा था कि अपने क्लिनिक की दीवार पे एक हमारी बड़ी अच्छी शायर हैं ज़हरा निगाह कराची में, तो उनकी एक नज़म का मैं एक टुकड़ा लगा दूँ जिसका कोई मफ़हूम कुछ यूँ है, मुझे भूल जाते हैं उसके मिसरे कि बढ़ते हुए बच्चों पे खुलती हुई दुनिया है, खुलती हुई दुनिया का हर रंग निराला है, माँ बाप का चेहरा देखा हुआ नक्शा है, उस नक्शे का हर रंग पुराना है। माँ बाप ये नहीं समझते, उस्ताद ये नहीं समझते। वो मेरे पास 25 साल का बच्चा भी आएगा ना, तो वालिद साहब कहेंगे कि यार इसको सारे काम मैं कराऊं, ये सारे काम मेरी इजाज़त से करे। आज एक 22 साल की बच्ची आई और उसके वालिद साहब, आज की बात है, मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले, उसके वालिद साहब ने कहा यार कि मैं इसके साथ ये करूँ वो करूँ। मैंने कहा जी एक्सक्यूज़ मी, ये 18 साल से ऊपर है, इसने अपने फ़ैसले ख़ुद करने हैं, लीगली भी, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मेन बच्चों का मसला ये है कि हर नई नस्ल का एक न्यू नॉर्मल होता है। जब मैं और आप बड़े हो रहे थे, हमारा भी एक न्यू नॉर्मल था, इस नस्ल का भी एक न्यू नॉर्मल है। पिछली नस्ल उस न्यू नॉर्मल को अब नॉर्मल समझती है, ठीक है, उस पर आती नहीं है। थोड़ा सा आप उनके न्यू नॉर्मल को समझेंगे तो आपकी कुछ इकदार वो लेंगे। तो ये जो फ्रिक्शन है ना न्यू नॉर्मल और पुरानी इकदार की, ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाती है। फिर आप इस एज में ग्रो कर रहे हैं, आपको पता है हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में हैं, और कंजर्वेटिव सोसाइटी भी ऐसी है जो मिक्स सी सोसाइटी है। या तो आप प्रॉपर इस्लामिक कंट्री बन जाएं, आप 14 साल बलूगत में पहुंचते ही बच्चों की शादियां करते हैं, या फिर आप एक ओपन इन्वायरमेंट बने, आप लोगों को लिव इन रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लोगों को ओपन माहौल दें। हम कहीं दरमियान में फंसे हुए हैं। हाँ, हम रिलीजन और इस चीज़ के बिल्कुल दरमियान में फंसे, ठीक है, आप दरमियान में हैं। अब मेरे इस उम्र में बच्चों को आप दे आर ग्रोइंग अप, उनमें हार्मोनल चेंजेस आती हैं, फिर वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, फिर जब उनकी एंजाइटीज़ एड्रेस नहीं होती वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं, सेल्फ हार्म। मैं रोज़ 2 बच्चे देखता हूँ जो कलाइयाँ काट के मेरे पास आते हैं। मेरा अपना ये जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, इसमें हमारा पूरा ड्रग रिहैब सेंटर है, जिसमें फ़ीमेल ड्रग रिहैब सेंटर है। लोग समझते हैं खाली मेल्स जो हैं वो नशे की बीमारी में हैं, फीमेल्स भी इक्वली। अच्छा, ये बताएं कि मोस्टली जो जब इंसान बलूगत में पहुंचता है तो बहुत सारी उसमें चेंजिंग्स आती हैं, और इस दौरान जो इंसान का अपने पेरेंट्स के साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है, किसी का बहुत कम होता है। आपको क्या लगता है कि इस गैप को कम होना चाहिए, या फिर इससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चों की सॉल्व भी हो सकती हैं? तो कम्युनिकेशन गैप के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कम्युनिकेशन गैप और ये जो आप एक चीज़ डिफ़ाइन मुझसे कराना चाह रहे हैं ना कि उसका एक्सटेंट क्या है, वो डिपेंड करता है पेरेंट्स पे भी। अब अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव हैं, तो फिर वो और बच्चे को काबू करने की कोशिश में, बस पेरेंट्स आते हैं जी हमारे काबू नहीं आता। मैंने कहा जी इंसान का बच्चा, जानवर का बच्चा, आपने काबू करना है उसको? मतलब आप जस्ट लुक एट द लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज एक 19 साल के बच्चे की माँ कैसे उसकी अलमारी चेक कर सकती है ड्रग्स के लिए? लीगली भी अलाउड नहीं है। तो आपने बच्चों को थोड़ी स्पेस देनी है। और अब आजकल लोग बहुत बात करते हैं जी सेक्स एजुकेशन की, बहुत बात करते हैं, वही जो चेंजेस हैं, अब वो इन्फॉर्मेशन सारी उनकी पाम पे मौजूद है, वो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है। बच्चों पे जो स्पेंड करने का टाइम है ना, वो अब 2 से शायद 6, 8, 10 साल है।
जिस पे आप समझते हैं कि जी उस बच्चे को टाइम देना ही नहीं है, और उस बच्चे का वो तो बड़ा हो रहा है, वो तो कुछ समझता ही नहीं है। आजकल तो उसको मोबाइल दे देना और वो टाइम, ठीक है, वो टाइम है जब आपने बच्चे पे थोड़ा सा पैसे और टाइम इन्वेस्ट करना है। वो टाइम है जब वो आपकी सुन लेगा, बगैर उस पे अभी वो खुलती हुई दुनिया उतनी खुली नहीं है। ठीक है, 10 साल से पहले, 8 साल से पहले, उस वक्त आप सोचें कि इसके लिए क्या बेहतर है। आपने उसको मजहबी तालीम देनी है, आपने उसको स्विमिंग सिखानी है, राइडिंग सिखानी है, म्यूज़िक सिखाना है, एक अपनी एक लाइन पे लाना है। हालांकि बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप अपनी आइडियोलॉजी और अपनी लाइन पे बच्चे को लाएं, लेकिन अगर लाना भी है, अब उस 2 से 10 साल में दोनों माँ बाप भी काम कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है, उस बच्चे की तरबियत एक मेड कर रही है, और फिर जब वो 12-13 साल 14 साल की उम्र में टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, अब वो खुलती हुई दुनिया है, अब वो पुराना नक्शा नहीं देखना चाहता, उसका तो रंग फीका और पुराना है। अब आप उसकी ज़िंदगी के ठेकेदार बनने आ जाते हैं। तो जब आप 13-14 साल की बच्चे की ज़िंदगी के ठेकेदार बनने आते हैं तो वो आपको नहीं बनने देगा। ऐसा ही है। अच्छा, जैसा कि आपने बात की कि अगर जो मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं और फिर बच्चों के लिए उनके पास टाइम बहुत कम हो जाता है, ऐसा ही है। और इस सूरत हाल में अब आपने देखा कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो आजकल आई थिंक सो कि सोसाइटी और हमें जो वक्त है इसके लिहाज से, जब तक मियाँ बीवी दोनों मिलके ना काम करें तो गुजारा ही नहीं चलता, एक आम शख्स का तो नहीं चलता। तो क्या इसका बच्चों की सेहत पर या बच्चों की तरबियत पर कोई फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का? अच्छा, इस सवाल का जवाब मैं 2 डायमेंशंस में दूंगा। मैं किसी को पैसे कमाने से नहीं रोक सकता, सबसे बड़ी हकीकत इन्फ्लेशन है, रोकना भी नहीं चाहिए। देखें, माँ बाप दोनों, मियाँ बीवी दोनों काम करेंगे तो ही गुजारा होगा आजकल के दौर में। लेकिन हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, हमें 20,000 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब इंसान नहीं था, या जब इंसान एवॉल्व हो रहा था, तो इंसान ग्रुप की शक्ल में रहता था, जंगलों में भी ना, 100 लोग रह रहे हैं, 150, फिर वो जंगलों से एक गाँव एवॉल्व हुए। अब गांव से शहर एवॉल्व हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 20, 25, 30, 40 साल हुए। हम छोटे होते जब पढ़ते थे किताब में माशरती उलूम की, तो हमें पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान की 75% आबादी गांव में रहती है। अब ऐसा नहीं है, ये रैपिड जब अर्बनाइजेशन हुई। अच्छा, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, चूँकि इंसान तो इकट्ठे रहते थे 100-150 की। उसके बाद भी जब एवॉल्व हुआ तो एक फैमिली का मतलब होता था कि मामू, चाचा, खाला, दादी, नानी, वो सब रहते हैं। और तो ये तो मार्जिनलाइज किया जाता था कि अगर एक मियाँ बीवी और एक बच्चा अलहदा रह रहे हैं तो उन्होंने कोई गुनाह किया है, उन्होंने सोसाइटी का, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब ये कॉन्सेप्ट बड़ी जल्दी बगैर एवॉल्व हुए रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से आ गया। आप इसके लिए तैयार नहीं थे, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस अब आपको देखने पड़ेंगे। और मैं तो देखता हूँ, मेरे पास जब 4-5 साल का भी बच्चा लाते हैं जो मुल्क से बाहर, एक बच्चा मैंने देखा सऊदीया में, दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं और बच्चा अफ्रीकी मेड पालती है। 4 साल का बच्चा जी, बच्चे में मसाइल आ रहे हैं, बच्चे में कोई मसला नहीं था, मसला अफ्रीकी मेड थी। लेकिन वो अफ्रीकी मेड ज़रूरी है क्योंकि माँ बाप दोनों ने रियाल कमाने हैं। तो ये एक बैलेंस जो लाना है, इसीलिए अब लोग दोबारा जॉइंट फैमिलीज़ की तरफ रिवर्ट कर रहे हैं। गोरों में मैंने देखा कि ग्रैनीज़ थोड़ा सा ख्याल रखना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत। तो जब हम नेचर से दूर जाएंगे, हम जिस चीज़ के साथ हज़ारों साल से इवॉल्व हुए हैं उससे दूर जाएंगे, तो फिर उसकी प्राइस, फिर जब उसकी प्राइस पे करनी होती है, फिर जब बच्चे मेरे पास कलाइयाँ काट के आ रहे होते हैं, ड्रग्स यूज़ करके आ रहे होते हैं, 19-20 साल की उम्र हो जाती है, वालिदैन की शक्ल देखने को तैयार नहीं होते, फिर वालिदैन मेरे पास ला के कहते हैं जी इसको कहें नमाज़ पढ़े, रोज़े रखे। वो सिचुएशन को एनालाइज ही नहीं कर रहे होते कि यार आपका बच्चा रोज़ कलाइयाँ काट रहा है, आपका बच्चा 6 तरह का नशा कर रहा है, आपका बच्चा आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, और आप सिर्फ इस पर फंसे हुए हैं चूँकि ये नमाज रोज़ा नहीं कर रहा तो ये ज़हनी बीमार है। ठीक है। अच्छा, जो मेन चीज़ आपने बात की कि यंग लोगों में ना आजकल, अब इससे पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब जो वक्त गुज़र रहा है तो बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी आ रही है। हम देखते हैं कि जो बिल्कुल टीन एजर्स हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, किसमें, नशे में। ठीक है, अक्सर प्रोग्राम्स भी चलते हैं कि नशे से इनकार, ज़िंदगी से प्यार। तो इस नशे से इनकार कैसे किया जाए? इस नशे को, ये जो लत लगी हुई है इस यूथ को, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इसका क्या सलूशन है? देखिए, इसका सलूशन जो मैं अपने लेवल पे कर सकता था, अभी मुझे वेस्ट से आए हुए कुछ साल, 1.5 साल ही हुआ है, बट आई प्लान्ड दिस माई ओन हॉस्पिटल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। उसकी वजह ये है कि इसका जो इलाज यहाँ पे सोचा गया है ना पिछले 5-10 साल में, वो ठीक नहीं है। रीहैब सेंटर्स के नाम पे एक पूरा माफिया है जो पिंडी में, ये PWD, बनी गाला, और हर गली में एक रीहैब सेंटर खुला हुआ है। वो करते क्या हैं, बच्चों को, लड़कों लड़कियों को दाखिल करके मारते हैं, वहाँ कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है, 3 महीने दाखिल करके डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये इलाज नहीं है।
इलाज क्या है कि आपने ये देखना है कि ये बीमारी कहाँ से आ रही है। फिर जो मैंने पहले बात की, कई दफ़ा बीमारी का बीज अंदर मौजूद होता है। कई दफ़ा बीमारी देख के आती है कि अगर बाप सिगरेट पीता है, बाप शराब पीता है तो बच्चे भी पिएंगे। कई दफ़ा पीयर प्रेशर से आती है। मैं बड़ी बड़ी स्कूल चेंज है, नाम नहीं लेना चाहता, उनका ट्रेडमार्क यही है। मेरे पास उनका बच्चा आता है तो मुझे पहले पता होता है कि यार ये सारा कुछ पी रहा होगा, और वो स्कूल से जिनकी फ़ीस हज़ारों में, तो पीयर प्रेशर है। ठीक है, मेरे पास एक बच्चा आया लास्ट वीक, 22 ईयर्स का एडोलेसेंस था। तो कहता जी मुझे लड़कों ने लड़की लड़की कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्यों, तुम तो अच्छे खासे मस्कुलर आदमी हो। उसने कहा जी चूँकि मैं ड्रग्स यूज़ नहीं करता था, तो मेरी क्लास में सारे लोग पार्टी में चरस के सिगरेट पीते थे, आइस पीते थे, मैं चूँकि नहीं पीता था तो मुझे वो कहते थे तुम लड़की हो, तुम शाय हो। तो वो पीयर प्रेशर से आती है। कई दफ़ा बीमारी घर वालों के रवैये से आती है। घर वाले इतने इमोशनल हैं, घर वालों का ज़ोर बिला वजह या ज़बरदस्ती नमाज़ों रोज़ों पे है या किसी और चीज़ पे है, अपनी मर्ज़ी के प्रोफेशन में कराने हैं, कुछ भी ऐसी फ्रिक्शन है घर में, ठीक है, तो वहाँ से आएगी। तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि ये नशे की बीमारी वो कौन कौन सी खिड़कियाँ हैं जो खुली हुई हैं, उन खिड़कियों को बंद करना है। तो मैं अक्सर पेशेंट्स को बताता हूँ, उनके घर वालों को बताता हूँ, भाई ये मेरे पास इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैब सेंटर नहीं है उस तरह कि मैं इसको बंद कर दूँगा। हम 2-3 महीने मिल के एज ए टीम मेहनत करेंगे, फिर ये इस बीमारी से बाहर आएगा। और ये बीमारी है, इसको सोशल मॉडल ना दें। लोग सोशल मॉडल दे देते हैं, जी ये जुर्म है, ये लानत है, तो ये बच्चा ख़राब हो गया है, और ऐसे ऐसे एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो इसलिए इसको मेडिकल मॉडल, हाँ बागी हो गया है, लानत, और वो जो मैंने बताया ना जुर्म है और फलाना है, तो इसको मेडिकल मॉडल मैं तो देता हूँ कि ये एक बीमारी है। अच्छा, ये जो ऐसे अलकबात से जब नवाजा जाता है तो इसका भी कुछ असर पड़ता है बच्चे की हेल्थ पे? अच्छा चलें, ये मैं अगेन ये जो मैं थेरेपी प्रोवाइड करता हूँ ना, इसका एक मेन फीचर होता है नॉन जजमेंटल अप्रोच। हम लोग एज ए नेशन बहुत जजमेंटल हैं। हम नाउन्स और वर्ब्स कम इस्तेमाल करते हैं, हम एडजेक्टिव्स बहुत इस्तेमाल करते हैं। हमने किसी को डिफ़ाइन करना है ना, वो बहुत ही बुरा आदमी है, वो यार वो आदमी है, तो चलो बुरा कह लो, बहुत भी लगाएंगे, ही भी लगाएंगे, ठीक है। तो ज़िंदगी एडजेक्टिव्स के बगैर भी गुजर जाती है, ज़िंदगी खाली नाउन्स और वर्ब से भी गुजर जाती है, ठीक है जी। पेशेंट आज के बैठते ही कहेंगे जी मेरा बेटा बड़ा लाइक था, बड़ा ब्रिलियंट था। मैंने कहा जी अब ख़राब हो गया। मैंने कहा जब लाइक था और ब्रिलियंट था तब भी बेटा था, अब ख़राब हो गया तब भी बेटा है। बेटे को बेटा रखो, पहले आपने ये एडजेक्टिव्स लगा दिए, अब ये एडजेक्टिव्स लगा दिए। ही इज़ योर सन, दिस इज़ अ नाउन एंड दिस इज़ अ फैक्ट। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने बात की कि बच्चे कहते हैं कि लोग कहते हैं वालिदैन के इसको कहें नमाज पढ़े, इसको कहें ये करें। अब जो साइकियाट्री की अगर कोई प्रॉब्लम है भी, ठीक है, हमने देखा, हम अक्सर ड्रामों में देखते हैं ना, तो जब वो मस्जिद से लो लगा लेते हैं, जब खुदा से वो ज़्यादा मुतवज्जो हो जाते हैं तो उनको सुकून मिलता है। तो आप इसको किस तरह से रिलेट करेंगे कि जब कोई भी शख्स इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है और फिर वो रिलीजन की तरफ आ जाता है, तो क्या ये मतलब वो अपनी बीमारी से हट के बीमारी को छोड़ देता है, या फिर इसका क्या असर पड़ता है, यानी कि वो रिलीजन की तरफ कन्वर्ट हो जाता है? देखिए दो चीज़ें हैं, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, ये दो एंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। रिलीजन क्या है, एक सेट ऑफ रिचुअल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, आपको एक पाथ दिया हुआ है। स्पिरिचुअलिटी क्या है कि उस पाथ से आपको वेल बीइंग मिल रही है, उस वेल बीइंग को आप खुदा कह लें, अल्लाह कह लें, लॉ लगाना कह लें, ठीक है, मैं तो उसको वेल बीइंग कहूँगा ना। तो वो वेल बीइंग तब है जब आपका रिलीजन से स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अगर आप 5 टाइम टकरे मार रहे हैं या संडे को चर्च में सिर्फ पूरा करने जा रहे हैं, एक टिक पूरा करने जा रहे हैं, हाज़िरी लगाने जा रहे हैं, या आप वो भगवान को बलि चला रहे हैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ बलि, आपका कोई भी रिलीजन है, उससे आपकी स्पिरिचुअलिटी लिंक्ड नहीं है, तो वो आपको वेल बीइंग नहीं देगा। तो हमारा फोकस, मैं तो चूँकि साइकाइट्रिस्ट हूँ, मैं रिलीजन बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करता ना, मेरे पास क्रिश्चियंस भी आते हैं, हिंदूज़ भी आते हैं, एथीइस्ट भी आते हैं। तो हमने ये देखना है कि उसकी स्पिरिचुअलिटी का ताल्लुक मेंटल वेलबींग से है। अगर आप रिलीजियस हैं तो उस पर कोई रिसर्च मैं नहीं कोट कर सकता, या मुझे पता नहीं है कि आपकी कितनी वेलबींग है, लेकिन अगर आपकी रिलीजन से आपकी स्पिरिचुअलिटी लिंक्ड है, और स्पिरिचुअलिटी एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है कि जब आप अल्लाह का या ओम का या जो भी नाम लेते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स ऑफ वेल बीइंग रिलीज होते हैं, ठीक है। अब ये मामला एक तरफ है। दूसरा मामला है कि कई साइकाइट्री की बीमारियों में ये पार्ट है कि जब आप डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का पार्ट है कि एक सिम्टम है, क्लिनिकल सिम्टम है कि जिन चीज़ों में आपको खुशी महसूस होती थी अब नहीं होगी। तो अगर आपको नमाज़ पढ़ने में पहले खुशी महसूस होती थी और आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं, अब आपको नहीं होगी, तो इस पर आपका फतवा नहीं लगाना चाहिए, आपका इलाज करना चाहिए। फिर एक बीमारी होती है OCD, जिसे कहते हैं वसवसों की बीमारी।
तरह तरह के वहम या वसवसे आते हैं, उसमें बहुत से लोगों को ब्लास्फेमस थॉट्स आती हैं कि जी, और वो पेशेंट इसलिए इतने अनट्रीटेड रहते हैं कि वो अपनी सोचों से डर जाते हैं। आप सोचें कि एक बंदे को जो बहुत रिलीजियस है, एक रिलीजियस बैकग्राउंड से है, उसको सारा दिन ये सोच आए अल्लाह ताला है या नहीं है, प्रॉफिट वॉज लास्ट प्रॉफिट और नॉट, क़यामत होगी नहीं होगी, वो इस चक्कर में फंसा रहे। अब वो कहेगा जी मैं जिससे डिस्कस करूँगा, आपको पता है कि रिलीजन वाले मामलात पे यहाँ होता क्या है, बीमारी का तो पता बाद में लगता है ना, गर्दन पहले कटती है, ठीक है। तो वो बेचारा अनट्रीटेड, और हमारी किताब ये कहती है एक बीमारी अगर ज़्यादा अरसा अनट्रीटेड रहेगी तो वो बड़ी सख्त हो जाएगी अगर उसका इलाज नहीं होगा। ठीक है। अब ये जो रिलीजियस डाउट्स आना है, अब ये बीमारी का हिस्सा है। अब आप पे है कि आप उस पर फतवा लगाएंगे, या कई दफ़ा ये इतना सीधा होता है कि 6 महीने एक गोली इस्तेमाल करने से वसवसे गायब हो जाते हैं, फिर नमाज़ों पे आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसका प्रॉपर इलाज है जो जिस तरह मैंने बताया, कुछ दवाइयों से, कुछ सोच पे काम करके, फिर एक जो वसवसों की बीमारी है या OCD, हमने एक नया इलाज अभी इंट्रोड्यूस किया है पाकिस्तान में जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन या TMS। ये FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है। वो डिप्रेशन, वो एनजाइटी, वो वसवसों की बीमारी OCD जो रूटीन इलाज से ठीक नहीं होती, तो एक ये नया ट्रीटमेंट लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आपको वसवसे आते हैं तो उसका इलाज कराएं। उसके लिए आपने दम कराना है, आप ज़रूर कराएं, ख़ुद कर लें, लेकिन हमारी साइंस ये कहती है कि ये दिमाग में केमिकल्स का हेर फेर है जो इलाज से ठीक हो जाएगा या बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ वैसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो अक्सर मेरे आसपास के लोगों को भी फील होती हैं। अब जैसे हम सपोज दैट कि कोई भी शख्स गाड़ी पे बैठता नहीं है, लेकिन उसको पहले से ही वो वॉमिटिंग का और वो सारा उसको पहले से वो गुबार सा चढ़ जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है कि जो मर्दाना कमज़ोरी है, कहा यह जाता है कि ये भी साइकियाट्रिक है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो ऐसी चीज़ें हैं, इन ये साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं या कि कोई बीमारियाँ हैं? अच्छा, बिल्कुल, इसको एड्रेस कर देते हैं। आपने 2 सवाल एक्चुअली किए हैं। जो आपका पहला सवाल है वो फोबियाज से लिंक्ड है। फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है कि किसी ख़ास सिचुएशन में आपको एंजाइटी होती है। कुछ लोगों को लिफ्ट यूज़ करते हुए होती है, कुछ लोगों को क्लोज स्पेसेस से होती है, कुछ लोगों को बार चेयर से होती है, ठीक है, हाइट से होती है। तो इसे कहते हैं फोबिया, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, कि आपको इस सिचुएशन में बेचैनी होगी। एक नंबर 2, आप उसको अवॉइड करेंगे। तो इसका पूरा इलाज है जो दवाइयों से भी होता है, ज़्यादा बिहेवियरल थेरेपी से होता है। अक्सर मैं एक शेर से समझाता हूँ, डरते क्यों हो अपना चेहरा अपने खौफ के अंदर देखो। तो हम पेशेंट को उसके खौफ के अंदर देखना सिखाते हैं टारगेटेड साइंटिफिक तरीके से। तो ये तो होगी फोबियाज़ की बात। ये इतना कोई मुश्किल डिसऑर्डर नहीं है, ये हमारे लिए रूटीन का डिसऑर्डर है जो हम बड़े आराम से पेशेंट को हेल्प कर देते हैं। दूसरी जो आपने बात की ना जी, मैं अक्सर चैनल्स पे ये बल्कि शायद और वो गर्दिश भी करती हो बात। मैं जब पहली दफ़ा ग्रीस गया ना, तो मैंने वहाँ यूनान से स्पेशल अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा ये सारे यूनानी हकीम पाकिस्तान चले गए हैं, इधर तो किसी दीवार पे बोर्ड नहीं लगा हुआ कि मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, तो ये यूनानी सारे पाकिस्तान चले गए। ठीक है, तो यहाँ सारे यूनानी आ गए हैं, चूँकि यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाना शायद थोड़ा सा आसान है। मैं फिर एक मेरा पेशेंट था, मैं अक्सर ये वाक़या सुनाता हूँ। वो मेरे पास आया और वो बेचारा 2 चर्च के सूटे लगा के आया। मैंने कहा भाई किस खुशी में? उसने कहा जी मैं इतना परेशान था। क्या हुआ जी? 2 हफ्ते बाद शादी थी, तो मुझे लगा कोई सेक्सुअल एंजाइटी थी उसको। तो एक हकीम साहब के पास मरी रोड में, या आपके आसपास ही कहीं होगा आपके स्टूडियो के, तो कहते हैं उसने 18 लाख का 2 हफ्ते का कोर्स बताया। 18 लाख का? हाँ, तो पहले तो 2 मिनट मैं भी सीधा हुआ। मैंने कहा ये 18 लाख ही बता रहा है या कि? उसने कहा जी 18 लाख दें, 2 हफ्ते में आप रास्पुटीन बन जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और मैंने कहा यार तो फिर तुमने दिए क्यों? उसने कहा जी मैंने 2 चर्च के सूटे लगाए, मैं आपके पास आ गया। ठीक है। अब मैंने पहले तो उसका इलाज तो बाद में किया, पहले मैंने ये सोचा 18 लाख पे हकीम साहब का साल में एक मरीज़ भी फंस जाए। ठीक है। और ये ऐसी चीज़ है, अभी हमें समझना पड़ेगा कि जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं इसमें जो 1% हैं वो होते हैं फ़िज़िकल बीमारियों से लिंक्ड। वो शुगर हो सकती है, वो ब्लड प्रेशर हो सकती है, वो गुदूदों का मसला हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ 1% है। तो 100 में से 1 का मसला मेडिकल होता है, 99 का मसला साइकाइट्रिक या साइकोलॉजिकल। 99% साइकाइट्रिक या साइकोलॉजिकल। इससे कुछ फियर्स लिंक्ड हैं और ये मेल फीमेल दोनों में है। अच्छा, दोनों में? मेल फीमेल दोनों में है कि डिज़ायर का इशू है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या बहुत से लोग जो टाइमिंग का इशू है, ये फजूल जो लोगों ने मिथ्स हकीमों ने बनाए हुए हैं।
तो इसमें कई दफ़ा तो सिर्फ आप पेशेंट के कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दें तो वही थेराप्यूटिक होता है, पेशेंट एक सेशन से भी ठीक हो जाता है। ठीक है। और कई दफ़ा हमें थोड़ी सी दवाई देनी पड़ती है, थोड़ा सा बिहेवियरल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस बतानी पड़ती हैं, कई दफ़ा कपल को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। और कई दफ़ा तो गैर शादीशुदा या जो नॉन सेक्शुअली एक्टिव लोग हैं वो आ जाते हैं। भाई मैं कहता हूँ आप शादीशुदा भी नहीं हैं, आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, आप सेक्शुअली एक्टिव भी नहीं है, फिर आपको किसने कह दिया कि आपको मर्दाना कमज़ोरी है? हाँ। तो वो जब देखते हैं संडे मैगज़ीन, जब वो ये टीवी पे इश्तिहार देखते हैं, जब वो दीवारें देखते हैं, तो जिनका इससे कोई फिलहाल लेना देना ही नहीं है वो भी इस बीमारी का शिकार है। और ये फिर हकीम इसको कैश करते हैं, लोगों के लिवर फेल हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाते हैं वो माजून और कुश्ते खा खा के। तो ये तो बहुत आपने जो सवाल किया पब्लिक सर्विस मैसेज है कि भाई अगर आपको इस किस्म का कोई मसला है तो आप अपने करीबी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। वो साइकियाट्रिस्ट अगर अच्छी प्रैक्टिस करता होगा तो आपके मेडिकल के टेस्ट भी वो पहली सिटिंग में करा लेगा, तो पहली सिटिंग में आपको पता लग जाएगा कि आप उस 1% में हैं जो मेडिकल प्रॉब्लम है या आप उस 99% में। ठीक है, यानी कि आई थिंक कि एक शख्स को इस तरह से अगर कोई अनमैरिड है तो उसको ये चीज़ सोचनी भी नहीं चाहिए कि भाई मुझ में कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर तो आई थिंक सो उसको हकीमों के पास, उनको ऐसे लोगों के पास इनसे दूर रहना चाहिए और ऐसी सोच को जहन से निकाल देना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जैसे आपने कहा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसका ये है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाए या मेडिकल जो है वो ट्रीटमेंट करवा लें, तो देन उसको पता चल जाएगा कि वो 99% में है या 1% में है। ठीक है, सो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज था कि आप 1% में या 99% में, ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है। आप लोगों ने लाजमी इसको ज़हन-नशीन कर लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मेरा एक सवाल है नेक्स्ट आपसे कि जो हमने रिलीजियस की भी बात की है, ठीक है, अब उससे हट के अगर हम बात करें कि जब लोग मतलब इस मतलब अगर नशे में या इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं तो इसका इलाज तो आपने बताया, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों से हट के भी ना खुद को ऐसा महसूस करते हैं इस दुनिया में कि वो बिल्कुल तन्हा हैं, वो बिल्कुल अकेले हैं, उनकी प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है, तो उनको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें अगेन जो मैंने बताया ना, ये हमारे एडोलेसेंस जो जवान होते हुए बच्चे हैं ना, ये उनके बड़े मसाइल हैं। क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, उनको अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता है। उनको लगता है कि थोड़े से वो इंटेंस रिलेशनशिप्स में भी आ जाते हैं, या उनको लगता है कि जी वो सारों के साथ मुखलिस हैं, उनका कोई नहीं है। ठीक है, फिर इसी फीलिंग के साथ उनमें ऐसे इमोशंस आते हैं कि वो सेल्फ हार्म की तरफ जाते हैं। तो उनको हम ये सिखाते हैं कि जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त भी बहुत कुछ हो सकता है। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं, लेकिन एक स्टेप तो आपने लेना है। ऐसा मैं कहता हूँ जी, आप पेट्रोल 500 रुपये लीटर कर दें, आप डॉलर 500 का कर दें, करीबी पार्क में जॉगर पहन के वॉक फिर भी मुफ्त रहेगी। आपको 4 लोग मिल जाएंगे जिनको आप सलाम भी करेंगे, छोटे बच्चों को भी आप देखेंगे, आप दरख्तों को भी देखेंगे, ताज़ा हवा में सांस भी लेंगे और इसका एक पैसा भी नहीं लगेगा। तो आप जितना मर्ज़ी हुकूमत पे डाल दें, महंगाई पे डाल दें, कुछ चीज़ें अभी भी फ्री हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमने देखना है कि ये हमारे दिमाग की सोच का पैटर्न है जो हमें फ़ील करा रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम अकेले हैं, और फिर लोग अपनी ज़िंदगी भी ले लेते हैं, जान से हाथ धो बैठते हैं। अच्छा, जो हमारी कम्युनिटी है इसमें मेल और फीमेल की तो हमने बात की है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि हम एक जिनको हम तीसरी कैटेगरी कंसीडर करते हैं, जिनको हम ख्वाजा सरा अक्सर कहते हैं, या ये अब ये भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं और अल्लाह ताला ने इनको भी इंसान बनाया। अब हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते। अब उनका जो साइकियाट्रिक लेवल होता है और वो उनकी एक अपनी दुनिया, वो कहते हैं कि हमारी एक अपनी दुनिया है जो आप लोगों से अलग है, तो उस कंसेप्ट पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा करूँ। मैं आई थिंक द फर्स्ट और सेकंड पर्सन साइकियाट्रिस्ट इन पाकिस्तान जिसने इनकी मेंटल हेल्थ पे रिसर्चेस पब्लिश भी की। तो जब आप ट्रांसजेंडर्स इन पाकिस्तान गूगल करेंगे तो मेरे 3-4 रिसर्च पेपर आपको मिलेंगे, और इस सिलसिले में हमने डॉक्टर्स के लिए करिकुलम भी डिज़ाइन किया है। लास्ट ईयर में वही करिकुलम पे एक वर्कशॉप लेके बांग्लादेश एक साइकियाट्रिक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ भी मैं गया हुआ था कि हम इस मौजू पे काम करें। जो आपने कहा ना, इनकी अलग दुनिया है, दुनिया किसी की भी अलग नहीं है, दुनिया सारों की यही है। आपने इसी दुनिया में सारों को जो एक धारा चल रहा है उसी में इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, मैंने जब अपनी साइकियाट्री की प्रैक्टिस शुरू की
तो मुझे एक ख्वाजा सरा मेरे पास एडिक्शन के लिए आया, दाखिल हुआ। उसने मुझे बताया कि वो 7 उसके 6 बहन भाई और हैं और एक वालिद साहब हैं जो सो कॉल्ड नॉर्मल हैं, और वो हर पहली तारीख को उसके पास जहाँ वो डेरे पे रहता है पैसे लेने आते हैं। तो वो एक ख्वाजा सरा अपनी डांस की कमाई से, अपनी बेगिंग से, फंक्शंस पे परफॉर्म करके अपने 6 सो कॉल्ड नॉर्मल बहन भाइयों और पेरेंट्स को पाल रहा है। उसको घर रखने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक एबनॉर्मल है, वो एक उनके लिए सोर्स ऑफ डिसगस्ट है, उनके लिए सोर्स ऑफ डिसरिस्पेक्ट है। तो रखा उसने उनको ख्वाजा सराओं को डेरे पे हुआ है, लेकिन पहली की पहली पैसे लेने पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमें सिस्टम में देखें। आप फिर ख्वाजा सराओं की तरफ चले जाते हैं, स्पेशल कम्युनिटी की तरफ, जो लोग स्पेशल नहीं है। मेरे आपके लिए सिस्टम में कितनी जगह है? ठीक है, पहले आप अपने लिए तो सिस्टम में जगह बनाएं। पहले मर्दों और औरतों के लिए तो सिस्टम है। फिर यहाँ पे कई ख़वातीन, वो औरत कार्ड बीजी की ख़वातीन, यहाँ आप मर्दों, उससे पहले मर्दों पे आ जाएं। मैं और आप अगर क्वालिफाइड हैं, हमारे लिए कितनी जॉब्स हैं, हमारे लिए सिस्टम में कितनी रिस्पेक्ट है। इस सिस्टम में मैं अक्सर कहा करता हूँ, जब मैं वापस भी आया तो मैं अपने जो लोग अभी बाहर जाने के हक़ में होते हैं, या मैं एक आपकी अपनी ज़िंदगी आप जहाँ गुजारना चाहें, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि इस मुल्क में आपने रहना है ना, तो 2 बीज़ बड़े ज़रूरी हैं, एक बिज़नेस और एक बदमाशी। ठीक है, तो अगर आपके प्रोफेशन से लिंक्ड है बिज़नेस या बदमाशी, तो आपके लिए सारा कुछ है। फिर आप अगर ख्वाजा सरा भी हैं, फिर आप अगर बदमाश हैं और इनमें भी हैं, ठीक है, तो फिर तो आपके लिए यहाँ भी ठीक है। लेकिन अगर आप सो कॉल्ड नॉर्मल हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, या कुछ भी हैं, आप या बिज़नेस नहीं रन करते या बदमाश नहीं हैं, ठीक है, तो ये देखें कि हमारी सोसाइटी किस लेवल पे आ गई हुई है कि ये सरमायादारों की और बदमाशों की सपोर्टिव सोसाइटी है। आम बंदे का गुजारा नहीं है जो सो कॉल्ड नॉर्मल। देखिए, आम से ज़्यादा ना एक बंदा जो इंटेलेक्चुअल है, जिस अब आपने डेफिनेशन क्या दे दी। मैं फिर वो ज़हरा आपा की एक नज़्म है डाकू, मैं उस पर अक्सर बात करता हूँ कि वो कहती हैं कि जी उस नज़्म का मफ़हूम ये है कि उन्होंने लिखी कैसे कि एक कराची में उनकी मोबाइल स्नैचिंग हुई और वो बच्चा था 16-17 साल का जिसने की, और उनकी गाड़ी भी ले गया। तो उनकी नज़्म का मफ़हूम ये है कि जी जब वो आया तो मेरे पास लाले बदख्शां की चिड़िया है, मेरे पास सोने का हाथी है छोटा सा, जुज़दान में लिपटा कुरान है, अतलस का नाम लिखा जुज़दान में लिपटा एक कुरान। लेकिन हमारे बच्चे ये लेने को तैयार नहीं है। हमारे बच्चों को वो गाड़ी पसंद है जिसके रबड़ के टायर हैं, जो बात नहीं करती, जिससे बू भी आती है। क्यों? क्योंकि आपने माशरा ले आप उस पे आए हैं। आपके लिए इज़्ज़तदार वो है जिसके बैंक अकाउंट में पैसा है। आपने एक रेस लगा दी है। इज़्ज़तदार वो नहीं है जिसने किताबें ज़्यादा पढ़ी हैं, जिसको अदब से लगा हुआ है, शायरी से लगा हुआ है, साइंस से लगा हुआ है, म्यूज़िक से लगा हुआ है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। हाँ, जो बड़ी गाड़ी से उतर रहा है, जिसके पास BMW है, जिसके पास मर्सिडीज़ है, चाहे वो 100 लोगों का इस्तेहसाल करके उनके प्लॉट मार के आया है, वो आपके लिए रिस्पेक्टेबल है। तो इस सोसाइटी में फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। ठीक है, अच्छा, हमने यंग्स के हवाले से बात कर ली। अब हम बात करते हैं जो अवरेज लोग होते हैं, जो हमारे वालिदैन की सूरत में होते हैं या फिर हमारे किसी भी रिश्ते की सूरत में हो सकते हैं। अब उनमें अक्सर ये देखा जाता है कि एक चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है। ठीक है, जब कोई भी जैसे दादा लोग बड़े उनसे डरते हैं कि देखना कि इम्तिहान से जाना, और अक्सर वालिदैन अपने बच्चों के हाथ उनको खाना भी भेजते हैं कि भाई तुम देखे हमारी कहीं इज़्ज़त ना हो जाए। तो क्या ये क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? क्या हम इसको कोई कह सकते हैं प्रॉब्लम? बिल्कुल, आप मुझे पता होता आपने, क्योंकि जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ या जीरियाट्रिक साइकाइट्री है जो ओल्ड एज लोगों की साइकाइट्री है। हमारे यहाँ ये ज़रा कम प्रैक्टिस होती है क्योंकि हमारे यहाँ ओल्ड एज लोग कम होते हैं। जब मैं वेस्ट में गया पहली दफ़ा तो मैंने देखा कि 85 प्लस तो यहाँ एक पूरी दुनिया है, लोग 90s में बड़ा इजीली जा रहे हैं। तो उनका तो ये बहुत बड़ा मसला है कि उन्होंने जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ को लेके चलना है। हमारे यहाँ भी अब लॉन्गेविटी आ रही है क्योंकि अच्छी मेडिकल साइंस तरक्की कर गई है, यहाँ भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। तो मुझे पता होता आप ये सवाल करेंगे तो ये गालिब का एक ख़त का बड़ा अच्छा टुकड़ा है जो आखिरी दिनों का है, तो वो अभी मेरे जहन में नहीं है। इस एज के बड़े मसाइल होते हैं और बड़े डिफरेंट मसाइल होते हैं। आप ख़ुद सोचें कि आज मैं जब आपके ये 3 फ्लोर चढ़ के आया तो मुझे सांस चढ़ गया। शायद ये मैं 5 साल पहले आता तो मुझे ये सांस ना चढ़ता, और शायद अगर आप मुझे 5 साल बाद बुलाएं तो फिर मुझे सांस के साथ साथ मेरे घुटने में दर्द करें। तो ये मैं देखना पड़ेगा कि हम 60, 65, 70 साल एक काम करते रहे, अब हम वो काम नहीं कर सकते। ये कितनी बड़ी एक अजियत है जो इस एज में मैं और आप महसूस ही नहीं कर सकते। आज अगर हमें डिसेबिलिटी हो जाए, हमारी आंखें चली जाएं, हमारे हाथ चले जाएं, तो शायद हम इसको फील करें, अदरवाइज़ नहीं कर सकते।
तो जो एजिंग के नॉर्मल चेंजेस हैं वो जो आपसे कुछ चीज़ें छीन लेते हैं, देखें एक तो बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज पे है कि आपका दिमाग श्रिंक हो गया, आप 6 दवाइयों पे लग गए हैं, आपको शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर, तो एक तो आप बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज पे हैं, लेकिन आप साइको सोशल डिसएडवांटेज पे कितने हैं? आप गाड़ी चला सकते थे, अब आप नहीं चला सकते, आपको नजराना कम हो गया है। पहले आपके घर, आपके ऑफिस में आप एक ज़बरदस्त रोल पे थे, अब वो रोल आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चे ले रहे हैं, या ऑफिस में आपकी जगह कोई और आ गया, आप रिटायर हो गए। ठीक है, मैं अक्सर वो कहता हूँ कि जब मैं फ़ौज में काम किया करता था कि जो ब्रिगेडियर हो जाते हैं ना, उनकी भी सोच कप्तानों वाली होती है। तो वो अक्सर समझते हैं कि यार अब हम 45 साल 50 साल के हो गए हैं, हम अब क्यों नहीं भाग सकते जो हम कप्तानी में भागते थे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर इसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी हैं जो हम उनको जितना करीब रख सकते हैं, जितना ज़िंदगी के धारे में उनको शामिल रख सकते हैं। अभी जो एजिंग चेंजेस है ये दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते कि आप कहें जी कि हम उनको एक गोली देंगे और वो 70 साल की उम्र में 40 साल वाला फील करेंगे, नहीं। लेकिन आप उनको एक्सरसाइजेज करा सकते हैं, आप उनके बच्चे उनके आसपास रहें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग दूर हैं वीडियो कॉल्स पे बात कराएं, उनको जितना एक्टिवेट कर सकते हैं। ओल्ड एज में हम कहते हैं यूज़ इट और लूज़ इट, उनको पजल्स दें, जो उनकी जितनी भी सेहत रह गई है उसके हिसाब से जितना वो धारे में इन्वॉल्व हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनको शामिल रखें। और टर्शरी उस लेवल पे कि आपकी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि यार आपने कैसे करना है, लेकिन बात फिर वही है, मेरे आपके लिए जवानी की उम्र में इनकी पॉलिसीज़ नहीं है तो बुढ़ापे की। ठीक है, अच्छा आप जैसा कि आप इंटरनेशनली आपका एक्सपोजर, आप बाहर भी गए हैं, बाहर भी रहे हैं, एक कंसेप्ट होता है कि ओल्ड होम का, ठीक है, जो वालिदैन को उधर डाल दिया जाता है तो वो कोई गवर्नमेंट उनकी देखभाल करती है या मुख्तलिफ अदारे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक फैमिली सिस्टम है, ठीक है। आप उस सिस्टम को इस सिस्टम से किस तरह आप वो डिफ्रेंशिएट करते हैं या किस तरह कंपेयर करेंगे? देखिए हर सिस्टम के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। वहाँ जब मैं काम करता था तो हम घर वालों को फ़ोन कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, आके मिल जाएं, हम जज्बात को निकालने के चक्कर में होते थे कि कुछ इमोशंस आए हमारे लिए। यहाँ उल्टा हिसाब है, यहाँ इतने लोग इमोशनल होते हैं और इमोशंस जो हैं वो मरीज़ की बीमारी और ख़राब कर रहे होते हैं कि हमारा सारा जोर होता है कि कुछ दिनों के लिए घर वालों से अलहदा करें। तो दो कल्चर्स की जो मेंटल हेल्थ और उसके एक्सप्रेशंस हैं वो इंटायरली डिफरेंट हैं। अब जहाँ तक बात है ना ओल्ड होम्स की, अच्छा बाहर भी मुफ्त नहीं होते। मेरी एक पेशेंट थी जिसको हमने भेजा तो हमें पता लगा कि उसका घर और जायदाद भी सारी गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया और उसका जो ओल्ड एज अलाउंस आ रहा था वो भी सारा जब्त कर लिया है, और उसको ओल्ड होम में शिफ्ट करने के बाद सिर्फ उसकी बेचारी का 5 सिगरेट का खर्चा बचता था। तो वो सारा कुछ आपको लगता है कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लाती है? वो गवर्नमेंट जो लोग काम कर रहे हैं उनका मेरी तनख्वाह से 40% टैक्स कटता था। वो टैक्स पेयर का ही मनी होता है, जो सही जगह लगता है, यहाँ प्रॉब्लम है वो सही जगह नहीं लगता। तो उस सिस्टम के अपने फ़ायदे नुकसान हैं कि वहाँ हर बंदा काम कर रहा है, दे डोंट हैव द टाइम टू लुक आफ्टर। अच्छा वहाँ भी लोग बुज़ुर्गों को घर में रखते हैं, वहाँ भी बड़े ख्याल भी रखते हैं, लेकिन वो सिस्टम और कल्चर और है। हमारे कल्चर में अगेन अगर आप ख्याल रख सकते हैं, सारा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रख सकते तो फिर कुछ प्रोविजंस इस किस्म की होनी चाहिए। या बहुत से लोग हैं जिनके बच्चे नहीं होते, बिल्कुल, या जिनके बच्चे मुल्क से बाहर हैं, तो ऐसा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल्ड होनी चाहिए। और इसको लेके कैसे चलना है, अब ये पॉलिसी मेकिंग वाली बात है, ये बीइंग साइकियाट्रिस्ट मेरे लेवल की बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हमने तकरीबन मुख्तलिफ पहलुओं पर बात कर ली है। अच्छा कुछ इससे हट के ना, इस डिस्कशन से हट के बहुत पहले मेरे पास एक 2 सवाल हैं, ठीक है, जो मैं अक्सर जो कोई डॉक्टर होता है या कोई इस तरह का बंदा होता है मैं उससे पूछता हूँ। अक्सर जो लोग इसमें होते हैं कि जैसे हमने यंग पे एडोलेसेंस पे बहुत बात की, आप भी इस पे बहुत काम करते हैं, वो कहते हैं ना कि अगर इश्क दिल से किया जाता है तो फिर लोग इसमें पागल क्यों होते हैं? तो ये सवाल है मेरा कि अगर इश्क दिल से होता है, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, वो दिल से करते हैं, फिर जब आपको वो नहीं मिलता या जब आपको ऐसा वैसा नहीं होता कोई सीन, वो उसका इर्तिका के मराइल पूरे नहीं होते, तो पागल क्यों हो जाते हैं? अच्छा एक तो पागल का जो मतलब है ना, देखिए मैं तो आपको बताया, मैं तो उन एडोलेसेंस पे ही काम करता हूँ कि जो वो महबूब कदमों में नहीं आया वो कलाइयाँ काट के आ गए। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात तो ये कि मोहब्बत क्या है। जब भी कोई चीज़ इंटेंस होती है, देखिए आप जिसके मोहब्बत और इश्क कहते हैं, मेरे नज़दीक वो एक बीमारी के अंदर एक अलामत है इंटेंस रिलेशनशिप। इंटेंस रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि मोहब्बत या दोस्ती है तो इतनी है कि हर वक्त एक दूसरे से चिपके रहना है, दूसरे को किसी और के पास भी नहीं जाने देना,
और अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी और कलाइयाँ काट लेनी है। तो ये तो एक बीमारी की अलामत है, ठीक है। मतलब आप इसको बीमारी कहेंगे? देखिए, जो चीज़, मैं फिर वहीं आता हूँ, मैं क्योंकि साइंसदान हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे जब आप मुझे बुलाएंगे ना एक लिटरेचर के कारी की हैसियत से, एक शायरी पढ़ने वाले की हैसियत से, और कुछ मैं लिखता भी हूँ लिखने वाले की हैसियत से, तो शायद मेरा जवाब थोड़ा सा डिफरेंट हो। लेकिन एज ए साइंस स्टूडेंट मैं इसका यही जवाब दूंगा कि जब कोई चीज़ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पेक्ट कर रही है तो फिर वो नॉर्मेलिटी की हद से निकल रही है। वो गालिब का एक लाइन है ना, हम जिस पे मरते हैं उसको मार के रख देते हैं। तो अगर आप खुद मर रहे हैं या किसी को मार के रख रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपका जो इमोशन है, आपको इमोशनल रेगुलेशन की ज़रूरत है। तो फिर मैं जो इस आपकी इश्क की बीमारी के साथ मेरे पास बच्चे आते हैं तो उनको मैं इमोशनल रेगुलेशन सिखाता हूँ कि आपके इमोशंस जो इतने इंटेंस हो रहे हैं जिसकी वजह से आप भी मुश्किल में हैं, आपका महबूब भी मुश्किल में है, घर वाले भी मुश्किल में हैं, सारा महल्ला मुश्किल में है, ठीक है। तो उस अस्पताल के इमरजेंसी वाले भी मुश्किल में हैं जहां आप रोज़ कलाइयाँ काट के जाते हैं, वो कहते हैं जी फिर आ गए गोलियां खा के कलाइयाँ काट के, ठीक है। तो उस सारों के लिए, इस सब से बचने के लिए इमोशनल रेगुलेशन पे काम करें, अपने इमोशंस को रेगुलेट करें और रिलेशनशिप में इफेक्टिव हों। फिर हम उनको इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस सिखाते हैं। क्या ये पागलपन की हद तक जा सकती है? देखिए, ये पागल बहुत अच्छा, पागल इज़ नॉट अ गुड वर्ड, ठीक है। पागल का मतलब क्या है, ठीक है। इसकी एक साइंटिफिक जहत फिर बता दूं। एक होता है पैशनेट लव। पैशनेट लव क्या होता है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और हर वक्त एक दूसरे से चिपके रहना, गिफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं सारा। एक होता है कंपैशनेट लव कि आपका कंट्रोल लव है जिसमें आप अकल को भी साथ, जहाँ इमोशंस आते हैं वहाँ अकल मारी जाती है। याद रखें, इमोशंस आपके दिमाग के अंदर वाले हिस्से से आते हैं और अकल ऊपर वाले हिस्से से। जब अंदर वाला हिस्सा ज़्यादा काम करता है तो वो ऊपर वाले हिस्से को हाईजैक कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए कंपैशनेट लव लॉन्ग लास्टिंग होता है। कंपैशनेट लव से दोनों पार्टनर्स को वेल बीइंग मिलती है। पैशनेट लव देर पा नहीं होता, आप जल्दी थक जाते हैं और उससे दोनों पार्टनर्स को वेल बीइंग नहीं। ठीक है। अच्छा, एक इससे जो कंट्रास्ट सवाल है वो ये है कि अब जो टेंशन आती है, टेंशन अक्सर हम दिमाग से ही टेंशन लेते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी शख्स बहुत ज़्यादा टेंस होता है, टेंशन ले लेता है, तो हम सुनते हैं कि उसको हार्ट अटैक हो गया। ये क्यों होता है? अच्छा, एक मैं आपके पिछले सवाल के जवाब में एक शेर भी बता दूं। वो शेफ्ता, मिर्ज़ा शेफ्ता का एक शेर है, शायद इसी का नाम मोहब्बत है शेफ्ता, एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। तो ये जो आग लगी होती है ना, तो इसको ज़रा हम कम कराते हैं। अब आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ। देखें, इसको हम कहते हैं माइंड बॉडी रिलेशनशिप। आपकी सारी बॉडी कनेक्टेड है और कंट्रोल यहाँ से है। तो जब आप स्ट्रेस में होते हैं, मैं अक्सर पेशेंट्स को बताता हूँ जो मेरे पास एंजाइटी या स्ट्रेस के आते हैं, कि जब मैं जंगल में जाऊँ, मेरे सामने शेर आए, तो जो मेरी हालत होगी, एक एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट की हर वक्त वो हालत होती है। हर वक्त उसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा है, हाथों पाँव पे पसीना आ रहा है, हाथों पाँव से जान निकल रही है, उसको लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि आपकी बॉडी आपको फ़ाइट और फ्लाइट के लिए तैयार कर रही है कि ख़तरा है, या लड़ना है या भाग जाना है। अब अगर वाकई कोई ख़तरा है फिर तो ये मैकेनिज़्म बड़ा जेन्युइन है कि अगर शेर आ गया है और ये नहीं होगा, आप भागेंगे नहीं, वो आपको खा जाएगा। लेकिन अगर शेर नहीं है और फिर आपकी ये हालत है, यानी कि आपके माइंड और बॉडी की ट्यूनिंग गलत हुई हुई है, शॉर्ट सर्किटिंग हुई हुई है, फिर वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जो बिला वजह निकल रहे हैं, वो आपका हार्ट भी डैमेज करते हैं, स्किन भी डैमेज करते हैं, लंग्स भी डैमेज करते हैं, मैदा भी डैमेज। बहुत से लोग आते हैं जी जिस्म में खारिश होती है, वजह कोई नहीं, स्ट्रेस रिलेटेड होती है। मैदे में अल्सर बने हुए जी, हर वक्त मैदे, सारे पाकिस्तान को मैदे का मसला है, ठीक है। वो मैदे में अल्सर नहीं है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन नहीं है, वो अमूमन स्ट्रेस रिलेटेड है। हमारे पट्टे खिंचे रहते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड है। तो वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं या एंजाइटी रिलेटेड केमिकल्स हैं, वो एंड ऑर्गन डैमेज, वो आपके जिस्म के सारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। तो अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का टाइमली इलाज नहीं कराते तो आप बहुत सारी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स में, ठीक है। यानी कि अगर आप मेंटल जो आपको स्ट्रेस है, आप उसका प्रॉपर इलाज नहीं कर सकते, तो वो इन केस ये रिज़ल्ट बन सकता है कि आपको वो आपको सर से पाँव तक तबाह कर देगा, आपको हार्ट अटैक का सबब भी बन सकता है। ये डॉक्टर साहब से हमारी डिस्कशन थी, काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन जो है हमारे इनसे हुई है और बहुत सारी काम की बातें हमने आपके लिए इनसे पूछी हैं। तो यकीनन आप सबको डॉक्टर साहब से डिस्कशन पसंद आई होगी। तो मज़ीद इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से भी हम वक्तन टाइम लेते रहेंगे, और अगर आप लोग भी चाहें तो डॉक्टर साहब से भी वक्त ले सकते हैं और मज़ीद जो हमारे प्रोग्रामात हैं वो भी देख सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।